बाद से उनका परिवार प्रॉपर सत्ता में बना रहा और रूस उसको प्रॉपर तरीके से समर्थन देता रहा। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रॉपर प्रश्न यहां पर और आने लगेगा, और वो प्रश्न क्या होगा कि साहब अफगानिस्तान का क्या होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है। क्या भारत को तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए? क्यों मान्यता दे देनी चाहिए? क्योंकि भारत के पक्ष में बेहतर है कि हम तालिबान को रिकॉग्निशन दें, हम उसे भी एक देश के रूप में माने। अगर हमारे स्वार्थ इस तरह से, क्योंकि तालिबान ने भारत के विरोध में कुछ अगर किया है, उससे कहीं ज्यादा सीरिया के अंदर अलकायदा का साथ पाकर के इस अल शोरा ने किया है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपना दाव चलने के लिए सीरिया को प्रतिबंध मुक्त किया, सरकार को मान्यता दी, और उसे ही जिस आतंकी ने पूरी तरह तख्ता पलट करके सत्ता प्राप्त की हो, उसे पूरी तरह से मान लिया कि तुम ही हो भैया यहाँ के आका ढाका लाका। लेकिन इसी बीच में अगर भारत तालिबान के साथ यही कर दे, हमने अभी अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते तालिबान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, लेकिन हां हम बैकडोर चैनल से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यदि भारत तालिबान के साथ बिल्कुल वैसे ही डिप्लोमेटिक रिलेशन वापस से ओपन कर दे जैसे अमेरिका ने इन लोगों के साथ किए हैं, तो यह अपने आप में भारत की इस क्षेत्र में एक बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकती है। इस पर भी देश के अंदर अब थॉट विकसित होने की आवश्यकता है। हम लोग इस बात पर एडमेंट हो जाएं कि देखिए हमने तो आतंकियों को पनाह दे दी वापस से। दुनिया मान ही नहीं रही है भाई, विजेता किसी भी रूप में हो अब उसे स्वीकार किया जा रहा है। विजेता आतंक से ही अगर सत्ता प्राप्त करे, और यही कारण है कि आतंकियों के दिमाग में ऐसे ही लोग लीडर बन जाते हैं। दुनिया में जितनी भी जगह आप रिबेल होते हुए देखते हैं लोगों को, ये समझ पाते हैं कि ये हो क्यों रहा है, उसके पीछे का तर्क इतना ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि फाइनली जीतने के बाद तो सब लोग स्वीकार कर ही लेंगे, हमको तो सत्ता पकड़नी है, सत्ता आते ही तो लोग स्वीकार कर ही लेंगे। और वही हुआ। इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूं मैं आपको। अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो असल मायने में तालिबान कहिए या अलकायदा कहिए, अलकायदा को समर्थन मिला था तालिबान का, असल मायने में ये सोवियत रूस को भगाने के लिए अमेरिकी प्रयास था। जब सोवियत रूस को भगा दिया तालिबान ने, फिर वही तालिबान अलकायदा को सपोर्ट कर दिया, और वही अलकायदा अमेरिका के खिलाफ जाकर के खड़ा हो गया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान का यूज भी रूस को हटाने के लिए किया था, उसमें कामयाब हुआ। हालांकि बेइज्जती यह हुई कि अमेरिका को भी अफगानिस्तान से भागना पड़ा। लेकिन सीरिया के अंदर भी ये जो आज की स्थिति बनी है, इसका उपयोग भी अमेरिका ने रूस को भगाने के लिए किया है। इसका मतलब अमेरिका का जो असली चरित्र है वो रूस विरोधी है, सोवियत रूस विरोधी है, पुतिन विरोधी है, ये सबके सामने प्रूवन है। और इजराइल हितैषी है, इसको बताने के लिए कोई और परिभाषा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बशर अल असद, जिन्होंने कभी पुतिन के चलते सरकार को बचा के रखा था, जो अपनी तरफ से पुतिन को थैंक यू देते नहीं थकते थे कि आपने हमारी कंट्री को बचा लिया है, वही इकलौते व्यक्ति थे जिन्हें बड़े देश के रूप में रशिया का साथ मिला था। जब रशिया पीछे हटा तो वो सत्ता बचा नहीं पाए। हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ईरान ने अपनी तरफ से बशर अल असद को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन ईरान भी कहीं अब धीरे धीरे एक छोटी पावर होता जा रहा है। ईरान ने कई मोर्चों पर डिफीट खा ली है, चाहे वो हिजबुल्ला के खत्म होने की बात हो या फिर अब सीरिया का भी सत्ता अंत होना हो। यह ईरान के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। एक टाइम पर जहां सीरिया के अंदर इस तरह से खोमेनी के पोस्टर लगते थे, ईरान के मतलब राष्ट्रपति के पोस्टर लगा करते थे, पुतिन के पोस्टर लगा करते थे, आज वो दौर है सीरिया में पूरी तरह से ईरान का प्रभाव खत्म हो रहा है। और ईरान के खत्म होते प्रभाव के लिए असली जिम्मेदार सऊदी है, जिसने अमेरिका का साथ लेते हुए ईरान को साइड में कर दिया है। तो अब सवाल यह है कि असल मायने में सीरिया में कौन किसकी तरफ था। तो देखो, जब असद की सरकार थी ना, तो असद की सरकार के साथ रूस हुआ करता था, रूस और ईरान साथ हुआ करते थे। तुर्की क्या करता था कि कुछ मिलिटेंट्स का साथ दिया करता था, मिलिटेंट्स का साथ सीरिया ये सऊदी भी दिया करता था। ये लोग क्या करते थे, असद की सरकार को हटाना है, बोले ईरान को नीचा दिखाना है, तो एक तरह से अब तुर्की को भी एंट्री करा देते हैं। तुर्की की एंट्री कुछ इस तरह से है कि ईरान नहीं मतलब तुर्की नहीं चाहता था कि सीरिया में पनप रहे जो कुर्द हैं वो कुर्दिस्तान की मांग करने लगे। तो सीरिया के अंदर कुर्द को दबाने के लिए वो और रिबेल ग्रुप्स को हथियार दिया करता था। तो तुर्की ने भी अपनी जान बचाई इस अल शोरा के आ जाने के बाद में। अमेरिका ने आईसिस के खात्मे के नाम पर इनको सपोर्ट कर दिया है, सऊदी ने ईरान के खात्मे के नाम पर इनको सपोर्ट कर दिया। तो सब तरह से इनके लिए सकारात्मक कंडीशन बन गई। लेकिन एक बड़ा सवाल दिमाग में बनता है, और वो ये है कि आफ्टर ऑल ये सब हुआ कैसे, मतलब इतना हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, और दूसरा अल शोरा इतने कामयाब कैसे हुए कि वो रूस को हराने में कामयाब हो गए। नहीं, असल में हुआ कुछ यूं है कि रूस खुद कमजोर पड़ गया था। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर रूस की सेना को जो नुकसान हुआ, रूस ने खुद नहीं सोचा था। दुनिया खुद ये मान रही थी कि 10 दिन के अंदर रूस जो है वो कीव में जाके बैठ जाएगा। लेकिन जिस तरह से रूस पीछे हटता चला गया, पीछा किस मायने में हटता चला गया कि 10 दिन का वॉर 2.5 साल से ऊपर खींच गया, तो वो जो समय उसने लिया उसमें उसके सैनिकों की क्षति होती रही। और सैनिकों की क्षति होते हुए सीरिया में कभी
रूस के लगभग 60,000 सैनिक रहा करते थे। उन सैनिकों को उसे वापस बुलाना पड़ा। मैं आपको सीरिया के अंदर सैनिकों की बात दिखाता हूं, आप जरा तस्वीरों को देखेंगे तो समझ पाएंगे। मतलब अब तो इंटरेस्टिंग मजाक इस बात की बन रही है कि अमेरिका जिसने इसको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बनाया हुआ था, अब वो पेज ही अमेरिका ने गायब कर दिया है। और इसमें एक और जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन बन के आई। जिनकी खुद हालत खराब थी, वो भाई साहब रूस के विरोध में सीरिया के समर्थन में उतर आए। इनके हालात बताता हूं मैं आप लोगों को। हुआ ये कि जिस तरह से अभी मैंने बताया ना, असद का समर्थन दिया हुआ था, असद के समर्थन में रूस के 63,000 सैनिक काम किया करते थे, वो नंबर है ये। बहुत सारे वेपन्स लेकर के असद की सरकार का समर्थन करते हुए रशियंस सीरिया में रहा करते थे। और सीरिया में उनके रहने का मात्र सबसे बड़ा लालच ये था कि उन्हें यहां पर एयर बेस चाहिए होते थे। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ना, मिडिल ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर, यहां पर लताकिया और टर्कुस नामक दो जगह हैं जहां पर रशिया ने अपनी एक जगह एयर बेस बनाया हुआ था और एक जगह नेवल बेस बनाया हुआ था, ताकि मेडिटेरेनियन सी में वो अपनी पकड़ को मजबूत रख सकें। और असद के समर्थन के लिए अपनी तरफ से 63,000 सैनिक भेजे हुए थे। रूस को कभी लगा नहीं था कि इतने दिन वॉर छिड़ जाएगा, तो भैया मानता था कि सीरिया के समर्थन में तो हमारे सैनिक रह ही जाएंगे, बाकी सब काम कर लेंगे। तो सीरिया का समर्थन करते करते रूसी सैनिक खूब सारे सीरियंस को मारे हैं। जो भी विरोधी होते थे उन सबको मारने में सीरियंस की मदद करते थे रशियंस। रशियंस के खिलाफ सीरिया के अंदर माहौल बनता चला गया। माहौल बनता चला गया तो लोग चाहते थे कि यहां से अब रशियन बाहर निकल जाएं। स्थितियां पैदा करी रशिया और यूक्रेन वॉर ने। रशिया और यूक्रेन वॉर जैसे ही हुआ, उसके बाद में जुलानी जो है वो बशर अल असद को हटाने की जुगत बिठाने लग गए। जुगत बिठाने लगे तो लगाते हुए उनको यह समझ में आ गया कि अब अगर रूस खुद ही जंग में उलझा हुआ है तो वो ज्यादा दिन तक तो सपोर्ट कर नहीं पाएगा। बस इसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने बैकडोर से काम करना शुरू कर दिया। अपने पक्ष में हथियार इकट्ठे करने, लोग इकट्ठे करने, जनमत जुटाने का काम शुरू किया। और धीरे धीरे अमेरिका का समर्थन इन्हें इंटरनली मिलता चला गया। परिणाम क्या निकला? सत्ता उखाड़ कर फेंक दी। इन भाई साहब ने इसके तगड़े मजे लिए। कैसे? खुद की हालत खराब है, खुद चंदे से जी रहे हैं, कई देशों का समर्थन प्राप्त हो तब जाकर के युद्ध में खड़े हो पा रहे हैं। लेकिन भाई साहब ये सीरिया के समर्थन में खुद उतर के आए और कहा कि देखो सीरिया वालों, तुमने जिस तरह से पुतिन को डिफीट दी है, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई साहब साथ देने के नाम पर यह व्यक्ति अपने मंत्री को सीरिया भेज दिए, वहां पर जाकर के अपनी कॉन्सुलेट खुलवा दिए, बाकायदा अनाज दान कर दिए कि सीरिया वालों के लिए हम अनाज देंगे। मतलब यहां पर यूक्रेन जो खुद चंदे के पैसे से जिंदा है, वो सीरिया की मदद करने आगे निकल पड़ा, क्योंकि इस बात का सिंबॉलिक महत्व बहुत था। सिंबॉलिक महत्व किस बात का? कि हमने रूस को हरा दिया है। रूस इस फ्रंट पर हार गया है, ये लोगों को पता ही तब चला जब यूक्रेन ने इन्हें सेलिब्रेट करना शुरू किया। अब जब यूक्रेन ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है तो अमेरिका तो उसके साथ दहेज में आया हुआ है। तो ऐसे में उसको यहां पर पूरी तरह से जो यूक्रेन की मदद मिल रही थी वो असल में अमेरिकी सहायता ही माना जा रहा था, कि अमेरिका का संदेश है कि हां भाई साहब इनकी मदद करो। तो बस सारा का सारा सेंटीमेंट पुतिन विरोधी होता चला गया। और इस पूरे सेंटीमेंट से एक बात समझ में आनी चाहिए कि जेलेंस्की ये सारा प्रयास केवल और केवल पुतिन को नीचा दिखाने के लिए कर रहे थे कि पुतिन, तुम्हारी सेना को तुम्हें वहां से निकालना पड़ गया, इससे ही पता चल गया कि तुम्हारी सेना हमने मार डाली है। पुतिन को साइकोलॉजिकल यहां पर डिफीट हुई। और इस समय वाकई में यह बात जानने की है कि पुतिन को आज असल में इस्तांबुल में मिलना था ट्रंप से। तो ना तो ट्रंप गए हैं इस्तांबुल और ना ही पुतिन आ रहे हैं इस्तांबुल, दोनों ने कैंसिल कर दिया है। हालांकि ट्रंप के लिए तुर्की जो है, मतलब तुर्की के अंदर मध्यस्थता की वार्ता होनी थी रशिया यूक्रेन के बीच में, आज वो वार्ता के अंदर केवल एनवॉयज आएंगे, पुतिन ने आना कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे का बड़ा रीजन यही माना जा रहा है कि पुतिन इस घटना से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अभी एम्बेरसमेंट के अंदर जी रहे होंगे कि ये उनके साथ बहुत तगड़ा खेल हो गया है। ठीक है, खैर जियोपॉलिटिक्स में ये सारी की सारी जो चीजें घटी, उन सब का जो असली फायदा हुआ वो इन भाई साहब को हुआ। वो कैसे हुआ? इन्होंने असल मायने में सीरिया के प्रेसिडेंट को बढ़िया तारीफ करते हुए एक काम चिपका दिया और वो कहा कि तुमको इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने होंगे और अब्राहम अकॉर्ड पर तुम्हें दस्तखत करना होगा। अब्राहम अकॉर्ड क्या था? ये वही अकॉर्ड था जिसके माध्यम से यूएई ने इसको मान्यता दी थी, इजराइल को मान्यता दी थी, मोरक्को ने दी थी, सूडान ने दी थी, बहरेन ने दी थी। कि तुम्हें भी उसको मान्यता देनी पड़ेगी। तुम मुस्लिम देश हो, भले ही मुस्लिम हो, तुम्हारा दुश्मन फिलिस्तीन को खत्म करने वाला इजराइल हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उसे मान्यता देनी होगी। आतंकियों को भगाना होगा, फिलिस्तीनी आतंकियों को भी देश से बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब अब हमास जो है ना, वो जाकर के सीरिया में शरण नहीं पा सकता, इस्लामिक स्टेट को भी अब शरण नहीं मिलेगी। ये पूरा की पूरा ट्रंप ने इनसे कहलवा लिया है। ऐसे में अब अब्राहम अकॉर्ड की व्यापकता और बढ़ने लगेगी। इजराइल को मिडिल ईस्ट के देश दुश्मन होते हुए भी स्वीकारने लगेंगे और जब ऐसा होगा तो मिडिल ईस्ट की राजनीति तो बदलना तय हो चुकी है। ऐसे में अब देखने वाली बात